Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की लेक्चर नंबर 3 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है या साथ में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं या साथ में राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और कमेंट करें यदि आपको चैनल अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया? बाय हुम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? बाय हुम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो ये प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो है भारतीय संविधान केम इनटू बीइंग, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, अस्तित्व में कब आया भारतीय संविधान? या आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान कब एनफोर्स हुआ, कब लागू हुआ, लोगों ने अपने ऊपर इसको कब लागू किया। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि कब केम इनटू बीइंग या कब ये एनफोर्स हुआ या कब लोगों ने इसको अपने ऊपर लागू किया, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान यह अस्तित्व में आया था, यह लागू हुआ था और लोगों ने इसको अपने ऊपर जो है स्वीकार किया था। ये भारत की प्रियम्बल में भी दिया गया है। यद्यपि भारत का संविधान जो है लोगों ने भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को 2 ईयर 11 महीने 18 दिन के वर्क के बाद, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज के जो है लेबर के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर भी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? यद्यपि भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन यह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है 19 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है एक अधिवेशन किया था, लाहौर अधिवेशन जिसको कहते हैं। 26 जनवरी जो है ये किया गया था 19 दिसंबर 1929 को, जिसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों से आग्रह किया कि वो जो है 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन होता है, 26 जनवरी 1930 को जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में, पूर्ण स्वराज्य के एक जो है स्वाधीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाए। इसलिए जो है 26 जनवरी के इस दिन को याद रखने के लिए, जो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों से अपील की थी कि आज से भारत जो है स्वतंत्र है। तो इस दिन को याद रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यद्यपि यह जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत ने अपना राष्ट्रगान कब अडॉप्ट किया? भारत ने अपना राष्ट्रगान कब अडॉप्ट किया? हमने अपना राष्ट्रगान जो है जनगण मन जो है हमने कब अडॉप्ट किया? तो राष्ट्रगान भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया था। और साथ में ही जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया। या आपसे एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का, नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया? तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ 1947 में, आपने ये चेक कर लेना है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है,
भारत में नया राज्य स्थापित करने का अंतिम सत्ता कौन है? विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया? यदि भारत में जो है एक नया राज्य क्रिएट करना है, चाहे वो राज्य किसी राज्य की सीमाओं को तोड़ मरोड़ कर या किसी एक राज्य के अंदर से नया राज्य बनाना है, या एक नया छोटे छोटे जो है राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाना है, तो ये जो अंतिम सत्ता है ये भारत के संसद के पास है। भारत के संसद के पास जो आर्टिकल है, आर्टिकल 2, 3 और 4 भारत के संसद को ये राइट देते हैं कि भारत का संसद जो है किसी भी राज्य की सीमाओं को डिक्रीज कर सकता है, किसी राज्य की सीमाओं को वो बढ़ा सकता है, और किसी राज्य को जो है कट करके उसमें से एक अन्य राज्य का निर्माण कर सकता है। और जो किसी नए राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, अगर नया राज्य बनाना है तो उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि पार्लियामेंट हैज़ टू मेड पार्लियामेंट हैज़ टू मेड एक ऐसा बिल बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट को राज्य स्टेट बनाने का, जिस पर जो है प्रेसिडेंट की असेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि नए राज्य का निर्माण करना है या नए राज्य का जो है क्रिएशन करना है तो उस पर जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पहले होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी जो है पार्लियामेंट उस प्रस्ताव को आगे पास करेगा। अगर प्रेसिडेंट जो है रिकमेंडेशन नहीं देता है तो नया राज्य नहीं बनेगा। आर्टिकल 3 ये कहता है। तो आर्टिकल 3 में ये कहा गया है पार्लियामेंट बनाएगा जरूर, लेकिन रिकमेंडेशन उस बिल पर किसकी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन जो है उस बिल पर होनी चाहिए। और आर्टिकल 2, 3, 4 ये मैंने आपको बता दिया, ये है राज्य निर्माण, राज्य की सीमाओं को कम करना, राज्य की सीमाओं में बढ़ोतरी करना, दो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। और न्यू स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जो है आर्टिकल 3 है जो आपने याद रखना है, जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है। और साथ में आपने याद रखना है आर्टिकल 1 जो है वो भारत को राज्यों का संघ कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया जो है क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया क्या है, तो आर्टिकल 1 के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, अर्थात जो है राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया है, एक फेडरलिज्म बनाया है, एक क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान प्रदान करता है इकहरी नागरिकता का प्रावधान। इकहरी नागरिकता क्या होती है? चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हो, चाहे आप एचपी में रह रहे हो, चाहे आप यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, आप हिमाचल के स्थायी निवासी तो है, हिमाचल के बोनाफाइड जो है आप हिमाचली तो है, लेकिन आपको एक ही नागरिकता प्राप्त है, आप भारत के नागरिक है और हिमाचल के स्थायी निवासी है। और ये सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने यूनाइटेड किंगडम से उठाया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया है। यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में जो है इकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, वहां पर सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता मिलती है। इसके अलावा जो ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये पाया जाता है यूएसए में। दोहरी नागरिकता जो है यूएसए में पाई जाती है। यूएसए में एक तो संपूर्ण जो है यूएसए की नागरिकता वहां के नागरिकों को प्राप्त होती है, दूसरा जिस सिटी में वो रह रहे हैं, जिस शहर में वो रह रहे हैं, वहां की नागरिकता भी उनको प्राप्त जो है मिलती है। ठीक है। तो अगर आप जो है यूएसए की किसी सिटी में रह रहे हो तो उसकी नागरिकता तो आपको मिलेगी, पूर्ण जो है यूएसए की नागरिकता भी आपको मिलेगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो है आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल 5 से 11 जो है इसमें कहा गया है कि इसमें ये बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार भारत में नागरिकता को प्राप्त कर सकता है और कौन सा व्यक्ति भारत में नागरिकता से जो है उसको वंचित किया जा सकता है। तो भारत में नागरिकता को जो प्राप्त करने के तरीके हैं, ठीक है, एक है बाय बर्थ। सबसे पहला जो है किस तरीके से आप भारत की नागरिकता को प्राप्त करते हैं? बाय बर्थ। अगर बाय बर्थ जो है क्या है, अगर आप या आपके दादा परदादा जो है 1947 के बाद जो है भारत में रह रहे हैं तो आपको बाय बर्थ इंडियन सिटीजन जो है मिल जाएगी। दूसरा है बाय रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन करके। तो बाय रजिस्ट्रेशन करके आप भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि जो है पर्सन जो है ओरिजिनली जो है भारत ओरिजिन का है और वो 7 वर्ष से इंडिया में रह रहा है, तो बाय रजिस्ट्रेशन वो जो है भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। या तीसरा जो मेथड है नागरिकता को प्राप्त करने का, वो है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का अर्थ क्या हुआ? जो बॉर्न आउटसाइड है, जिनका जन्म तो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उनके फादर या मदर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया थे। बाय डिसेंट क्या? जिनका जन्म तो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन बाय डिसेंट जो है उनके फादर या मदर जो है 1947 के बाद जो है भारत में वो रह रहे थे। और चौथा जो मेथड है वो है नेचुरलाइजेशन। जो है नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी भारत में नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 से अधिक वर्षों से भारत में रह रहा है तो वो जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और डीप्राइवेशन पूछा जाता है कि किन किन आधारों पर नागरिकता से व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है भारत में। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है वॉलंटरी जो है वॉलंटरी रिनंशिएशन। अगर जो है व्यक्ति वॉलंटियर तौर पर, ऐच्छिक तौर पर भारत की नागरिकता को छोड़ देता है, वो दूसरे देश चले जाता है। मान लो ए व्यक्ति जो है भारत से, इंडिया से वो जो है यूके चला गया और यूके की सिटीजनशिप ले ली, तो वो जो है वॉलंटरी तौर पर जो है भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। ठीक है। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन मीन्स किसी व्यक्ति की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति जो है भारत के संविधान के खिलाफ या भारत के विरुद्ध जो है कार्य करता है तो उसकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये दूसरा मेथड है बाय टर्मिनेशन। और तीसरा है डिप्राइवेशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है। डिप्राइवेशन बाय गवर्नमेंट भी डिप्राइव कर सकती है व्यक्तियों को अगर जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या अन्य चीज़ों की। और भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में आया था, आपने याद रखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में आया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या मौलिक अधिकार बाद योग्य है? आर द फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल? तो इसका सही आंसर है यस। जो है फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में दिए गए हैं 6 प्रकार के, वो सारे के सारे जो है जस्टिफिएबल है, वो सारे के सारे बाद योग्य है। यदि आपको अनुच्छेद 14 से 32 में दिए गए मूल अधिकार, यदि आपको कोई संस्था उसमें अतिक्रमण करती है, अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मुझे मेरा ये मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है जस्टिफिएबल है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है कुछ मामलों में कठोर है और अन्य मामलों में लचीला है। रिजिड इन सम केसेस एंड फ्लेक्सिबल इन अदर केसेस। तो भारत का संविधान जो है रिजिड है कुछ केसेस में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो है संशोधन करना है भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के अनुसार, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगर भारत में इमरजेंसी पड़ जाए या दूसरी अवस्थाएं आ जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये फ्लेक्सिबल भी है और आसानी से इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजिडिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ली गई है यूएसए से, और फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ली गई है यूके से। तो आपने याद रखना है फ्लेक्सिबिलिटी यूके से और रिजिडिटी यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? ठीक है। हाउ ऑफन फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? तो भारत में जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन जो है भारत में ये क्रिएट किया जाता है 5 सालों के बाद, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद। और भारत में जो फाइनेंस कमीशन है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में। 280 में कहा गया है कि भारत का प्रेसिडेंट 5 वर्षों के बाद
5 ईयर, और 5 ईयर से पहले भी भारत का राष्ट्रपति जो है फाइनेंस कमीशन को क्रिएट कर सकता है, ये आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट जो है 5 ईयर के बाद जो है क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन को रिक्रूट करेगा। और जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक निकाय है, आपने याद रखना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक निकाय है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और आर्टिकल 280 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। और ये भी मैंने आपको कहा, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी, 5 ईयर बिफोर भी वह जो है नए जो है वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और यह 5 सदस्यीय आयोग होता है। फाइनेंस कमीशन में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 4 जो है जो एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन और जो है 4 जो है हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और ये सारे के सारे जो है फाइनेंशियल मैटर में एक्सपर्ट होते हैं, वित्तीय मामलों में ये एक्सपर्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये एक जो है क्वाजी जुडिशियल जो है सॉरी इनकी जो क्वालिफिकेशन है मेंबर की, वो जो है हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए, जो 4 मेंबर है, और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने चाहिए। और वर्तमान जो हमारे पास फाइनेंशियल कमीशन चला हुआ है, वो चला है हमारे पास 2017 से प्रेजेंट तक, 2017 से वर्तमान तक, 2017 टू प्रेजेंट जो है हमारे पास 15th जो है फाइनेंस कमीशन ये चला हुआ है हमारे पास, जिसके अध्यक्ष, जिसके चेयरमैन जो है NK सिंह है वर्तमान समय में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इंडिया कंसिस्ट ऑफ? तो जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका जो है मिलकर बनती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन है, ये जो है संसद कहलाती है, पार्लियामेंट कहलाता है। पार्लियामेंट का जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में दिया गया है। और आर्टिकल 79 कहता है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो है मंत्री परिषद मीन्स जो है यहाँ पर जो हमारे पास संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा जो है इनसे मिलकर बनेगी। और यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, संसद मिलकर बनेगा लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद किससे मिलकर बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए संसद पार्लियामेंट किससे मिलकर बनेगा, तो वो बनेगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वह इसकी बैठकों में भाग नहीं लेता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन पूछा है, संघीय कार्यपालिका यहाँ पर पूछा गया है, तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो आएगा ही, प्रधानमंत्री भी आएगा और मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं आपके पास, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर जो है आपके पास स्टेट मिनिस्टर और आपके पास होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो है 15 से 20 तक होते हैं। और जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है मंत्रिपरिषद में 60 से 80 तक के मंत्री रहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोग किया जा सकता है? ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड? तो भारत के संविधान के उल्लंघन के लिए, भारत के संविधान की अगर वो उल्लंघन करते हैं, भारत के संविधान के विरुद्ध जाकर वो कोई संधि या समझौता करते हैं या इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी। इसके पूर्व जो है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी लोकसभा या राज्यसभा को कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लेकर आ रहे हैं, ताकि वो अपनी जो है अपने आप की जो है स्पष्ट कर सके। लोकसभा अगर लेकर आती है तो राज्यसभा के पास जाएगा, अगर 2/3 बहुमत से पास करते तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव अगर पास हो गया तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? कैन ए पर्सन एक्ट एज ए गवर्नर मोर देन वन स्टेट? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हाँ, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल के तौर पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट है उसकी नियुक्ति जो है की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो इसमें जो है सलाह ले सकते हैं, किसकी, गवर्नर की सलाह ले सकते हैं या हाई कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है उनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है, हु एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलता है वो भारत के राष्ट्रपति के तथा संसद के कानूनों द्वारा विनियमित होता है। ठीक है, किसके द्वारा, जो है राष्ट्रपति जो है इन यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है, कहीं पर हाई कमिश्नर नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के नाम पर इन यूनियन टेरिटरी का शासन चलता है। और दिल्ली जो है एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी जो है विधानसभा है, जिसकी अपनी विधानसभा है, जहाँ पर जो है सीएम जो है होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना हुई व्हेन द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। तो प्लानिंग कमीशन को स्थापित किया गया था 1950 में। 1 जनवरी 2014 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसकी जगह जो है स्थापित किया गया था श्री जो है प्रधानमंत्री की जो है कमलों के बाद स्थापित किया गया था नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कार्य इसका सेम योजना आयोग की तरह ही है, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू जो है महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी थी, वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, द राज्यसभा विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका कार्यकाल है। ठीक है, यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है इसकी जो अवधि है, ठीक है, वो जो है 6 वर्ष की है, यह एक स्थायी निकाय है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक स्थायी सदन है, इट इज़ ए परमानेंट बॉडी। ठीक है, अपर हाउस जो है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है, जिसको ऊपरी सदन कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट का जो ऊपरी सदन है, ये एक परमानेंट बॉडी है, ये इसका डेजोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष है। प्रत्येक जो इसका सदस्य है पार्लियामेंट का वो 6 वर्ष तक अपने जो है कार्य, वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 वर्ष तक वो कार्य पे रहते हैं। लेकिन इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास जो है इट इज़ ए परमानेंट बॉडी और साथ में जो है इट हैज़ ए लाइफ ऑफ 6 ईयर। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी। तो संसद के जो सत्र है उनके बीच जो है 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आज एक सेशन हुआ है तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा, मतलब साल में 2 सेशन होने अनिवार्य है। और संसद के 3 सेशन है, सिंपल फॉर्मूला है इसका BMW गाड़ी है तो इससे आप याद कर सकते हैं। BMW, B मीन्स बजट सेशन, M मीन्स आपके पास मॉनसून सेशन है, ठीक है, और W मीन्स आपके पास विंटर सेशन है। ठीक है, W मीन्स विंटर। तो एक सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है, JO साथ में। इसमें जो है आपके पास जनवरी स्किप होता है, जैन स्किप होता है, फिर जो है आपके पास जुलाई स्किप होता है और अक्टूबर स्किप होता है। तो पहला जो सेशन चलता है, बजट सेशन चलता है आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून में। ठीक है, 4 मंथ जो है बजट सेशन चलता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई स्किप रहता है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपके पास 3 मंथ चलता है मॉनसून सेशन, और विंटर चलता है आपके पास जो है ये चलता है आपके पास नवंबर और दिसंबर में। अक्टूबर जो है स्किप रहता है तो जो है दिसंबर में। तो ये जो है आपने याद रखना है 432। पहला जो सेशन है बजट सेशन 4 मंथ, फिर जो है आपके पास मॉनसून सेशन है ये 3 मंथ, और आपके पास विंटर सेशन जो है 2 मंथ चलता है। तो ये है बजट सेशन जो है अक्टूबर नवंबर में, और 6 मंथ के बीच जो है ये होना अनिवार्य है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज सेटअप इन। तो CBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1960,
1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को, और किसकी रिकमेंडेशन पर ये की गई थी? संथानम रिपोर्ट, संथानम जो कमेटी है, संथानम जो है के संथानम की रिपोर्ट पर, के संथानम की रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 1960 को सीबीआई को जो है होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसको 1 अप्रैल 1963 को जो है क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपने याद रखना है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है सीबीआई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय, तो ये कर सकती है राज्यसभा। आर्टिकल 312 के अंतर्गत एक नई जो है सिविल सर्विसेज का निर्माण जो है राज्यसभा कर सकती है, ये इसकी विशेष शक्ति है राज्यसभा की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन अर्ध न्याय प्राधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, तो इसमें से जो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये क्या है? ये क्वाजी जो है जुडिशियल अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है आर्टिकल 320A के तहत जो है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाते हैं विभिन्न झगड़ों को निपटाने के लिए, और आर्टिकल 320B के तहत जो है सेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी मध्य भारतीय संविधान की समवर्ती सूची? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो आती है चीज़ वो है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। सेंट्रल स्टेट जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो है 3 अनुसूचियों के द्वारा सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया है। वो 3 सूचियाँ कौन है? यूनियन लिस्ट, फिर दूसरा है हमारे पास स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथी है आपके पास रेजिड्यूरी पावर। तो यूनियन लिस्ट में वर्तमान ओरिजिनली इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 से अधिक विषय हैं। और यूनियन लिस्ट में जो विषय आते हैं, यूनियन लिस्ट में आपके पास जैसे आपके पास डिफेंस है, डिफेंस के बाद आर्मी है, आर्मी के अलावा आपके पास जो यूनियन लिस्ट में अन्य विषय है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, कम्युनिकेशन है, ये आपके पास आते हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली जो है इसमें 52 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 47 विषय, क्योंकि 5 विषय जो है निकाल कर जो है कहाँ पर डाल दिए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट से जो है निकाल कर स्टेट लिस्ट में डाल दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो इसमें वर्तमान समय में ओरिजिनली 52 विषय हैं। और स्टेट लिस्ट में जो हमारे पास विषय हैं, स्टेट लिस्ट में हमारे पास जो विषय है वो है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, उसके साथ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जो है हॉस्पिटल्स, इसके अलावा जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है स्टेट लिस्ट में आती है। याद रखना, पंचायती राज जो व्यवस्था है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। हम बात कर रहे थे कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ये मॉडल कॉन्करेंट लिस्ट का। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो हमारे पास विषय हैं, इसमें जो है हमारे पास एक तो एजुकेशन के अलावा हमारे पास फॉरेस्ट के अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये जो है स्टेट लिस्ट से 5 विषय लिए गए थे, ठीक है, जो इसमें डाल दिए गए थे जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। ये इस तरीके के विषय इसमें आते हैं, ये आपने याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? द राइट आंसर इज जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर जो है लोकसभा के प्रथम जो है ये थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अल्पमत जो है सरकार की अगुवाई नहीं की? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हैड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है 1977 में ये जो है पीएम रहे हैं जनता पार्टी की गवर्नमेंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लोकायुक्त अपना विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लोकायुक्त सबमिट हिज रिपोर्ट टू? द राइट आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो लोकायुक्त है वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राज्य की राज्यपाल को। जिस प्रकार जो है सेंटर में आपके पास कैग है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल है, उसी प्रकार राज्य में जो है लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त जो है गवर्नर को अपनी जो रिपोर्ट है उसको सौंपते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एक दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होता है इस बात पर कि यह प्रत्यक्ष नहीं रहता। ए प्रेशर ग्रुप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी इन एज मच एज इट डज नॉट डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, इस बात पर प्रेशर ग्रुप्स जो है पॉलिटिकल पार्टी से अलग रहते हैं। द राइट आंसर इज ए, चुनाव लड़ना जो है राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है, ना कि प्रेशर ग्रुप का। प्रेशर ग्रुप जो है, जो दबाव समूह है, ये ऐसे जो है लोगों के समूह होते हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं और ये अपने सदस्यों के हितों के लिए जो है लॉबिंग के द्वारा, हिंसक साधनों के द्वारा प्रेशर डालकर गवर्नमेंट पर जो है अपने उद्देश्यों को साधते हैं। तो ये सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते बल्कि ये सरकार को प्रभावित करते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है? ठीक है, द राइट आंसर इज बी, 52nd जो अमेंडमेंट है, जो 52nd संशोधन है, इसके तहत जो है भारतीय संविधान में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था, जिसके तहत जो है दल बदल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का संबंध किससे है? तो इंद्रजीत गुप्ता जो कमेटी संबंधित है, ये है संबंधित चुनावों के राज्य निधियन से, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित कमेटियां सारी की सारी, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, अशोक LM सिंघवी हो, GVK राव कमेटी हो, संथानम हो, सारी की सारी कमेटीज़ आप जरूर लर्न कर ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, किसी राज्य के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न के द्वारा की। द चेयरमैन ऑफ ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय। तो ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, दो तरीके के हैं, एक है सेंट्रल स्तर पर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियुक्त करती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है आर्टिकल 323A, और साथ में स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो है आर्टिकल 323B के अंतर्गत इनका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है इनको लाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत, इनको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये आपने याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और 1985 में इसको लाया गया था PM राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी के समय जो है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया था। और इसका जो कैट का या सेट का जो चेयरमैन होता है वो जो है सिटिंग और रिटायर्ड जज, या तो सिटिंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, इसका चेयरमैन जो है होता है। और ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, केंद्रीय सूचना आयोग स्थापित किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग स्थापित किया गया। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज स्थापित। द राइट आंसर इज C 2005। और RTI एक्ट जब लाया गया था 2005 में, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी स्थापित किया गया है, तो 2005 में इसको। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सुपुर्द करता है? ए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। द राइट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो स्टेट को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप अंडर। किसके आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी? द राइट आंसर इज D, द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग की अनुशंसा के आधार पर, संतुतियों के आधार पर NDC नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी राज्य के महाधिवक्ता के पद की अवधि कितनी होती है? द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट। तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये किसी स्टेट में फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। और जो भारत का महान्यायवादी है सेंटर में, वो पूरे इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है।
फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है पूरे इंडिया में अटॉर्नी जनरल, जिसको हम एजी कहते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का महान्यायवादी जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। और राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। तो इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या जो है ये 6 वर्ष या जो है ये 60 या 65 वर्ष, आई एम नॉट श्योर, पर 6 वर्ष या जो है 60 साल तक की जो है आयु तक ये अपने पद पर रहते हैं। ये आप याद रखना, ये फिक्स्ड नहीं है। वैसे इसका राइट आंसर जो है ये होगा, राज्य के महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है नॉट फिक्स्ड होगा। ये आपने श्योर कर लेना है, इंडियन पॉलिटी से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, महान्यायवादी की जो पारिश्रमिक मेहनताना परिकलित होती है, द रेम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिटरमिन्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका मेहनताना जो है डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, झीलों की सुरक्षा एक उद्देश्य है, निम्न में से किसमें स्पष्टतः अभिव्यक्त किया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इज अ ऑब्जेक्टिव एक्सपेशली स्टेटेड इन, तो ये स्टेट किया गया है। यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे जो है आपके पास भाग 4A आर्टिकल 51A में आपके पास 10 प्रकार की ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी है, उनमें से जो है झीलों की सुरक्षा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को झीलों की सुरक्षा जो है वो एक प्रकार का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान समय में अब जो है आपके पास 11 जो है फंडामेंटल राइट है, उसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो है पेरेंट्स के लिए जो है एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना भी एक ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रदान की गई है। इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी आर्टिकल 40A में वाइल्ड कंजर्वेशन आता है, वाइल्ड कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ये आपने याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये डीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल ड्यूटी का है, जिसमें जो है झीलों की सुरक्षा है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जबकि यहाँ पर आपसे झील पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न ट्रिकी होते हैं जो आपको ध्यान से देखने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से क्या संघ की गैर कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई एम नॉट श्योर, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, तो ये पावर है अध्यादेश जारी करने की, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है भारत के राष्ट्रपति की। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जो 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है जब संसद के सेशन ना चल रहे हो, 6 महीने के लिए ये वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन कैबिनेट समिति को एक सुपर कैबिनेट के रूप में व्याख्यात करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी इज डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट? तो जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने जो है कैबिनेट को सुपर कैबिनेट के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। राजनीतिक और आर्थिक मामलों की जो कमेटी है उसने जो है इसको सुपर कैबिनेट के तौर पर वो किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद में से निम्न में से किस अन्य प्रस्ताव पर पूर्वोधारण माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर मोशन इन द पार्लियामेंट? तो ये है हमारे पास स्थगन प्रस्ताव, जब ये जो है संसद में लाया जाता है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, तो इट हैज़ प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर मोशन, ये स्थगन ला देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता के अधिकार के नियमन की शक्ति निम्न में से किसके पास है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप इन इंडिया? द राइट आंसर इज बी, पार्लियामेंट के पास ये पावर है भारत में नागरिकता के अधिकार के नियमन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी याचिका निम्न न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों की जो प्रक्रिया का परीक्षण करती है? फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ इन्फीरियर कोर्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ये जो रिट्स है, ये रिट्स है हमारे पास सर्टियोरी,
सर्टियोरी रिट्स जो है ये जो है निचले न्यायालयों की ट्रिब्यूनलों की प्रक्रिया का परीक्षण करती है। तो जो 4-5 प्रकार की जो आपके पास रिट्स है, जिसमें आपके पास जो है HMPCQ इसका जो है सिंपल फार्मूला है CQ। H से है हैवियस कॉर्पस, M से है मैंडामस, P से है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, C है सर्टियोरी और Q से है क्यो वारंटो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके थ्रू क्या क्या होता है, किन पर लगती है किन पर नहीं लगती है, ये आप याद कर लें। तो थैंक यू वेरी मच।